नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत की टी20 और वनडे टीम की घोषणा। हार्दिक पांड्या टी20 और शिखर धवन एक दिवसीय मैच की कप्तानी करेंगे। आईसीसी टी20 विश्व कप क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 42 रन से हराया। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष अंडर 19 सिंगल्स में शंकर मुथुसैमी ने रजत पदक हासिल किया। और FIH प्रो लीग में स्पेन से हार के बाद भारत का अगला मैच शुक्रवार को न्यूजीलैंड से होगा। और सबसे पहले बात करते हैं टी20 विश्व कप के बाद न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत की टी20 और ODI टीम का ऐलान कर दिया गया है। न्यूजीलैंड दौरे के लिए हार्दिक पांड्या को भारतीय टी20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। उसके अलावा बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले वनडे टेस्ट सीरीज के लिए भी भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को सौंपी गई है, जबकि ODI सीरीज के लिए भारतीय टीम की कमान शिखर धवन के हाथों में होगी। टीम में श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है, तो वहीं संजू सैमसन भी इस टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं। सूर्य कुमार यादव न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 और ODI सीरीज दोनों का हिस्सा होंगे। वाशिंगटन सुंदर भी केवी टीम के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज का हिस्सा होंगे। कुलदीप सेन भी वनडे टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं। उमरान मलिक को भी केवी टीम के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और दिनेश कार्तिक को आराम दिया गया है। इस दौरे पर दोनों देशों के बीच 3-3 मैचों की टी20 और फिर वनडे सीरीज खेली जाएगी। और अब मनोज, सबसे पहले अपनी चर्चा की शुरुआत इसी खबर से करते हैं। किस तरह से जो इंडियन स्क्वाड है इसको आप देख रहे हैं और क्या कहेंगे खिलाड़ियों के चयन पर? देखिए, रोहित, विराट, केएल राहुल नहीं है। इन्होंने BCCI से आराम मांगा था कि इस दौरे के लिए वो आराम करना चाहते हैं। इससे भी एक अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए बाकी खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि अब शिखर धवन जो है वो वनडे में कप्तान होंगे। तो जाहिर सी बात है, अगले साल वर्ल्ड कप है, भारत में वर्ल्ड कप है वनडे का, तो शिखर धवन एक महत्वपूर्ण भूमिका में हो सकते हैं। अब आप देखें कि केएल राहुल इस टी20 वर्ल्ड कप में चल नहीं पा रहे, हमारे पास कोई उनका विकल्प मौजूद नहीं है, तो हमें उनको खिलाना हमारी व्यवस्था हो गई है। तो ये व्यवस्था वाली स्थिति नहीं आनी चाहिए। अब वनडे हो तो शिखर धवन ओपनर के तौर पर मौजूद हैं। शुभमन गिल जो है उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब शुभमन गिल भी टीम में है, तो मुझे लगता है ईशान किशन भी इस टीम का हिस्सा है। तो हार्दिक पांड्या जो कि फ्रंट पर आकर आक्रमण करने के लिए जाने जाते हैं, और ये उन्होंने IPL के पहले ही जो कप्तानी करते हुए उन्होंने पिछले पड़ाव में इसे साबित भी कर दिया। तो मुझे लगता है टी20 क्रिकेट का कप्तान उनको बनाया जाना बहुत सही फैसला है, क्योंकि इससे पहले आयरलैंड में भी वो भारतीय टीम के कप्तान थे। बिल्कुल, तो बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। टी20 विश्व कप के बाद भी जो क्रिकेट का जो जुनून है वो लोगों पर रहेगा। ये श्रृंखला देखने को मिलेगी जिसमें से टी20 और ODI मैच होंगे दोनों टीमों के बीच में। और ये अगर यहां पर पूरी टीम के बारे में देखें तो जिस तरह से कप्तानी में बदलाव है और नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, काफी बैलेंस टीम मनोज नजर आ रही है। जी बिल्कुल, इसमें देखें आप, कुलदीप यादव भी हैं, वाशिंगटन सुंदर भी हैं। इन स्पिनर्स की भूमिका खासकर भारत में होने वाले मैचों में तो बहुत उपयोगी रहती ही है, क्योंकि वर्ल्ड कप अगला भारत में है। तो अब जहां न्यूजीलैंड जा रही है भारतीय टीम, वहां पर तेज गेंदबाजों के लिए खासकर तेज हवाएं जो चलती हैं वो सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो यहां मोहम्मद सिराज को मौका दिया गया है, हर्षल पटेल की जगह बरकरार रखी गई है, लेकिन उमरान मलिक आ गए हैं टीम में, अर्शदीप है टीम में, भुवनेश्वर है। तो जाहिर सी बात है यहाँ एक नाम जो मिसिंग मुझे दिखाई दे रहा है वो है शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर जो कि स्टैंडबाइज में है इस समय टी20 वर्ल्ड कप में। अब उनको लिमिटेड ओवर्स में स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं रखा गया है, ये एक इस टीम को देखकर लगता है। और दूसरा, दिनेश कार्तिक क्योंकि टीम में नहीं है, तो चेतन शर्मा ने उसका कारण जो बताया है सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन ने, कि वर्कलोड मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए उन्हें भी आराम दिया गया है। जी बिल्कुल।
ब्रिस्बेन में आईसीसी टी20 विश्व कप क्रिकेट के ग्रुप ए के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 42 रन से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 179 रन बनाए। जवाब में आयरलैंड की टीम 18 ओवर और 1 गेंद में 137 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। आयरलैंड की ओर से लार्कर टकर 71 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्लेन मैक्सवेल, एडम जंपा और पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ने 2-2 विकेट लिए, जबकि 1 विकेट मार्क स्टोइनिस ने लिया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने 44 गेंद पर 63 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ग्रुप 1 में दूसरे और आयरलैंड चौथे स्थान पर पहुंच गया है। न्यूजीलैंड इस ग्रुप में शीर्ष पर है। और अगर हम इस पूरे आज के मैच को देखें तो हालांकि बाद में ऑलमोस्ट एक तरफा मैच हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आज मजबूत स्थिति में था। और किस तरीके से पूरे मैच को आप देख रहे हैं मनोज? देखिए, अगर 7 रन में आप 5 विकेट खो दें जी, तो आप मैच का जो परिणाम है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। 18 रन आयरलैंड के बिना कोई विकेट खोए स्कोर था। 25 रन पर पहुंचते पहुंचते 5 विकेट खो दिए, यानी आधी टीम आपने जो है जी केवल 7 रन में खो दी। तो उससे आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और उसमें बहुत बड़ा योगदान था मिचेल स्टार्क को अगर आप देखें तो उन्होंने एक इन स्विंगिंग गेंद पर कैम्फर का विकेट लिया, और इसके अलावा एक जो दूसरा विकेट उन्होंने जो छटकाया वो एक अच्छी यॉर्कर का नतीजा था। मैक्सवेल ने अपने दोनों विकेट एक स्पिनर होते हुए शॉर्ट गेंदों पर हासिल किए। कमिंस को एक बाद में विकेट मिला, एक शुरू में विकेट मिला, हालांकि उसमें बल्लेबाज की गलती ज्यादा थी। और स्टोइनिस जो है उन्होंने साबित कर दिया, बहुत अच्छे ऑलराउंडर है वो। और बल्लेबाजी भी, गेंदबाजी में भी उन्होंने पुल शॉट करने के लिए मजबूर किया था। टॉप एज लगा था, डेलानी आउट हुए, और इस तरह से जैम्पा भी 2 विकेट लेने में सफल रहे और स्वीप से चूके थे फियोन हैंड। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर यहां टीम ऑस्ट्रेलिया की अब रिदम में आ रही है, और उनका लय में आने का मतलब यही है कि वो चौथे नंबर पर चल रहे थे, इस जीत के साथ दूसरे नंबर पर आ गए। जी बिल्कुल। और अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया की ओर से डेविड वार्नर ने 3 रन हालांकि जल्दी विकेट गिराया। इसके बाद एरन फिंच ने पारी को संभाला और 44 गेंदों में 63 रन की पारी खेली। मिशेल मार्श ने 28 रन बनाए। मार्क स्टोइनिस ने 35 रन की पारी खेली और कुल स्कोर 5 विकेट पर 179 रन रहा। और इसके जवाब पे अगर हम देखें तो आयरलैंड की टीम की ओर से लार्कन टकर की जो आज की पारी थी काफी महत्वपूर्ण थी, और नाबाद उन्होंने 48 गेंदों में 71 रन बनाए। बेहद शानदार पारी खेली, लेकिन उनका साथ टीम के दूसरे खिलाड़ियों ने नहीं दिया और एक तरफा पूरे लास्ट बॉल तक वो मोर्चा संभाले रहे, लेकिन अंत में जो है हार का सामना करना पड़ा। जी हाँ, बिल्कुल। साथ उन्हें, जैसा कि आपने बताया कि साथ नहीं मिल पाया, लेकिन एरन फिंच की यहां मैं तारीफ करूंगा, क्योंकि 2014 के T20 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने कोई हाफ सेंचुरी लगाई है वर्ल्ड कप में। तो जाहिर सी बात है उन्होंने जो रिदम में जो अपने आप को दिखाया, उन्होंने स्वीप शॉट बहुत अच्छे थे, कवर ड्राइव 2 उनके बहुत ही बेहतरीन थे, पुल शॉट उन्होंने बहुत ही बखूबी किए। और जैसे जैसे उनकी पारी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे वो विकेट के सामने खेलने लगे, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, और एक तो साइड स्क्रीन पर जो उन्होंने छक्का लगाया था वो भी बहुत ही गजब का था। तो इस तरह से टॉप ऑर्डर में अब हमारी जो हमें इंतजार है वो है डेविड वार्नर के चलने का। अगर वार्नर भी चल गए तो ये समझिए कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही मजबूत टीम के तौर पर उभरने लगा है। ब्रिस्बेन में आईसीसी टी20 विश्व कप क्रिकेट में बुधवार को ग्रुप 2 में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच दोपहर 1:30 पर ओवल में खेला जाएगा। भारतीय टीम के लिए ये मैच काफी अहम है, क्योंकि कल पर्थ में सुपर 12 के ग्रुप 2 में भारत को दक्षिण अफ्रीका से 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, जिससे वो ग्रुप में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो अगर हम देखें तो इस समय जो सेमीफाइनल के समीकरण बन रहे हैं किस तरीके से, क्योंकि भारत फिलहाल जो है वो अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर देखा जाए तो भारतीय क्रिकेट टीम में जिस तरह से जो गलतियां की हैं उन गलतियों से बचना होगा। अब आपके सामने कोई नौसिखिया नहीं है। बेशक बांग्लादेश हो, जिम्बाब्वे हो, ये उलटफेर करने में माहिर हैं। बेशक खिताब ना जीत पाए, लेकिन दूसरे का खेल बिगाड़ने में सिद्धस्त माने जाते हैं। तभी कपिल देव भी आगाह कर चुके हैं भारतीय टीम को, रॉजर बिन्नी भी आगाह कर चुके हैं जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर जिस तरह से विराट कोहली जैसा खिलाड़ी जो बहुत ही बेहतरीन फील्डर हो, वो अगर कैच टपका दे आसान सा और रनआउट का मौका चूक दे रोहित शर्मा, तो इससे बिल्कुल सबक सीखने की जरूरत है। और रही सही कसर जो हमारी जो पूरी की वो थी 6 खिलाड़ी जो है हमारे पुल लगाते हुए आउट हुए हैं, पुल शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं, उस पर हमें एहतियात बरतना होगा। जैसा अभी आपने कहा बांग्लादेश के सामने अब हमारा अगला मुकाबला है बांग्लादेश से,
तो वहां तेज गेंदबाज खासकर तस्कीन अहमद और मुस्ताफिजुर रहमान जो कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और शीर्ष क्रम भारत का शुरू से ही बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के सामने काफी हद तक संघर्ष करता हुआ दिखाई दिया है। तो अब यहां इनका कड़ा इम्तिहान होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा मनोबल अपना ऊंचा रखिए, अब कोई हार के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जी बिल्कुल। और अगर हम ग्रुप 1 में नजर डालें तो न्यूजीलैंड शीर्ष पर है, 3 मैचों में से 2 में उसे जीत मिली है, 1 का नतीजा नहीं निकला, 5 अंक हैं उसके पास और 3.850 का नेट रन रेट है। ऑस्ट्रेलिया 4 में से 2 मैच में उसे जीत मिली है, 1 में उसे हार का सामना करना पड़ा है और 1 जो है वो बेनतीजा रहा और 5 अंक हैं उसके। तीसरे नंबर पर इंग्लैंड, फिर आयरलैंड, श्रीलंका और छठे स्थान पर अफगानिस्तान है। अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका शीर्ष पर है, 3 में से 2 मैच उसने जीते हैं, 1 का निर्णय नहीं हो सका, 5 अंक है, 2.772 का रन रेट है। फिर दूसरे स्थान पर भारत है जिसने 3 में से 2 मैच जीता है, 1 मैच हारा है, 4 अंक हैं। फिर बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स है। तो अब जो भी मैच हो रहे हैं वो इसलिए भी उनकी अहमियत बढ़ जाती है क्योंकि आगे आने वाले जो मैचेस हैं उसमें जीत और हार सेमीफाइनल की इक्वेशन को तय करेंगे। बिल्कुल। अगर हम अपने पूल की बात करें तो भारत और दक्षिण अफ्रीका मजबूत दावेदार हैं सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। अब पाकिस्तान कितना खेल बिगाड़ेगा आने वाले समय में, हम अगर लगातार जीतते गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वहीं उधर दूसरे पूल में देखें तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया करीब करीब अपना, न्यूजीलैंड तो पक्का ही कर चुका है और ऑस्ट्रेलिया है, और अब देखना है इंग्लैंड उनका खेल कितना बिगाड़ता है क्योंकि तीसरी जो दावेदार टीम है दूसरे पूल से वो इंग्लैंड ही है। जी। और कल के मैच के बाद विराट कोहली आईसीसी T20 विश्व कप में 1000 रन पूरा करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले श्रीलंका के महिला जयवर्धने ने ये उपलब्धि हासिल की थी। बहुत बड़ी उपलब्धि है, अच्छी उपलब्धि है मैं कहूंगा। और अब अगर इस उपलब्धि के साथ 15 साल के बाद भारत को चमचमाती ट्रॉफी जिताने में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं तो फिर सोने पे सुहागा। बिल्कुल। तो देखना होगा कि आगे भारत का प्रदर्शन कैसा रहता है। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 39 साल बाद भारत ने सुपर 750 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का स्वर्ण पदक जीता है। आइए सुनते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पेरिस में इतिहास रचते हुए भारत को 114 साल पुराने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन में स्वर्ण पदक दिला दिया है। फाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने चीनी ताइपे की जोड़ी को सीधे सेटों में 21-13, 21-19 से हराकर खिताब अपने नाम किया। 39 साल बाद सुपर 750 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स कैटेगरी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। 1983 में पार्थ गांगुली और विक्रम सिंह की जोड़ी ने ये खिताब जीता था। 3 साल पहले 2019 में सात्विक और चिराग की जोड़ी फाइनल में हार गई थी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में अब तक 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। आखिरी स्वर्ण 2017 में किदाम्बी श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में जीता था। इस वर्ग का पहला मेडल 1983 में विमल कुमार ने जीता था। वे 1984 के सीजन में भी चैंपियन बने थे। डबल्स कैटेगरी के पहले मेडल की बात करें तो पहला मेडल 1956 में एसी बहरे ने दिलाया था। वे मलेशिया की सीएल यप के साथ चैंपियन बने थे। विमेन सिंगल्स की बात करें तो 1998 में ये उपलब्धि अपने नाम की थी। सात्विक और चिराग की जोड़ी इस साल शानदार फॉर्म में है। उसने अगस्त में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा इंडियन ओपन सुपर 500 का टाइटल भी अपने नाम किया है। इस जोड़ी ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण और थॉमस कप भी अपने नाम किया था। उम्मीद है कि ये जोड़ी भी यूं ही शानदार प्रदर्शन करती रहेगी। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ मनोज, अगर हम देखें तो ये शानदार प्रदर्शन सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का। सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा अभी रिपोर्ट में बताया गया, इंडिया ओपन हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, यहाँ स्वर्ण पदक, और उसके अलावा जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी अगस्त में, उसमें कांस्य पदक जीतना वर्ल्ड चैंपियनशिप में बहुत बड़ी उपलब्धि। 2019 में जो ये काम नहीं कर पाए थे फाइनल में पहुंचकर, उसे उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया। और मुझे इससे भी अच्छी बात ये लगी कि ये पेरिस में ये उपलब्धि हासिल हुई है और पेरिस में ही ओलंपिक हैं अगले। जी बिल्कुल। तो उस लिहाज से ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है और इनका जो विजय रथ है वो यूं ही आगे बढ़ता रहेगा।
स्पेन में विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष अंडर 19 सिंगल्स में भारत के शंकर मुथुसैमी ने रजत पदक हासिल किया। फाइनल में शंकर मुथुसैमी को चीनी ताइपे के कुओ कुआनलिन ने 21-14, 22-20 से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले 2015 में सिरिल वर्मा ने इस टूर्नामेंट में रजत पदक जीता था। तो फाइनल में आने के बाद देखें तो शंकर ने जो उनका सफर था वो थम गया और रजत पदक से संतोष करना पड़ा, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी हाँ, बिल्कुल। रजत पदक से जैसा आपने बताया संतोष करना पड़ा, और उसकी बड़ी वजह जो मुझे लगती है कि जो ताइपाई के खिलाड़ी थे कुआन लिन, वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे। उनका वो पावर गेम खेल रहे थे, जंप स्मैश कर रहे थे, छलांग लगाकर स्मैश करना पूरी ताकत के साथ। यहां कहीं ना कहीं यही दोनों प्लेयर्स के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर साबित हुआ। वहीं शंकर का जो खेल है वो बेसिकली डिफेंसिव खेल है और विपक्षी को गलतियां करने के लिए वो मजबूर करते हैं। शायद यही एक बड़ा अंतर रहा। एफआईएच प्रो लीग में शुक्रवार को भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। इससे पहले कल भारत को स्पेन से 3-2 से हार का सामना करना पड़ा। और अगर हम देखें तो सीमो और मार्क मिरालेस ने स्पेन को 2-0 की बढ़त दिलाई, लेकिन भारत ने कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक के गोल से बराबरी हासिल की। भारतीय रक्षा पंक्ति हालांकि अंतिम क्षणों में थोड़ा बिखर गई, जिसका फायदा स्पेन ने उठाया। उसकी ओर से मार्क रेने ने 56वें मिनट में गोल किया, जो आखिर में निर्णायक साबित हुआ। इससे पहले भारत पिछले एफआईएच प्रो लीग सीजन में तीसरे स्थान पर रहा था। फिलहाल तो कल हमें हार का सामना करना पड़ा है और अब शुक्रवार को न्यूजीलैंड से मैच होगा। जी बिल्कुल, स्पेन से हम हारे हैं। हमारा डिफेंस जो है उस पर हमें बहुत ही चिंतन करने की जरूरत है। जैसा आपने बताया, आखिरी क्षणों में हमारा डिफेंस जो है उसमें बिखराव आ गया, और वहीं स्पेन का डिफेंस काफी अच्छा था। तो ये एक बड़ा अंतर साबित हुआ। और पिछले प्रो लीग में पिछले वर्ष स्पेन को हमने हराया था, तो स्पेन से हम हारे भी थे। तो ओलंपिक हो, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, वहां हमारा प्रदर्शन स्पेन की तुलना में कहीं बेहतर रहा है, लेकिन प्रो लीग में वो एक मजबूत दावेदार के तौर पर उभर कर सामने आया है। और अब न्यूजीलैंड से भारत का मुकाबला है, जो टोक्यो ओलंपिक में और वर्ल्ड कप में 9वें स्थान पर रहा है। मैक्सिकन ग्रां प्री में डच फार्मूला 1 ड्राइवर मैक्स वर्स्टापेन ने 14वीं जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया। कल ऑटोड्रोमो हर्मनोस रोड्रिगेज में मैक्स वर्स्टापेन ने मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन से 15 सेकंड आगे निकलकर जीत अपने नाम की। पहले ही विश्व खिताब जीत चुके वर्स्टापेन पूर्व विश्व चैंपियन हैमिल्टन और रेड बुल टीम के साथी सर्जियो पेरेज से आगे निकलते हुए उन्होंने ये शानदार उपलब्धि हासिल की। वर्स्टापेन ने इस जीत से एक और रिकॉर्ड हासिल किया। वो एक सिंगल्स F1 अभियान में सबसे अधिक रेस जीतने वाले रेसर बन गए हैं। वो जर्मनी के माइकल शूमाकर और सेबेस्टियन वेटल की 13 जीत से आगे निकल गए हैं। तो एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है मनोज। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर इसी तरीके से उनके बढ़ते हुए कदम है, उससे मैं समझता हूं कि बाकी खिलाड़ियों को भी एक सबक सीखने की जरूरत है। बिल्कुल। और फिलहाल अगर हम देखें तो सिंगल्स F1 अभियान में सबसे अधिक जो रेस को जीतने वाला रेसर बनना, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि माइकल शूमाकर और सेबेस्टियन वेटल अगर देखें तो ये अपने आप में एक सितारे रहे हैं, और 13 जीत के रिकॉर्ड को से आगे निकल जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि ये रिकॉर्ड जो है वर्स्टापेन का, ये इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब भी F1 का नाम आता है शूमाकर का नाम लिया जाता है बहुत ही सम्मान के साथ। और अब एक और नया नाम उभर कर सामने आया है। अभी तक वेटल थे और सेबेस्टियन वेटल, उनका परफॉर्मेंस भी बहुत कंसिस्टेंट था। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कितने कंसिस्टेंट रह पाते हैं अगली तमाम रेसों में। और श्रोताओं, अब समय अनुमति दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मनोज, आप हमारे स्टूडियो में हैं। तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newzoneair.nic.in पर। और श्रोताओं, आपको बता दें कि स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के समय में परिवर्तन किया गया है। अब ये कार्यक्रम कल से शाम 7:20 के स्थान पर रात 8:30 से 8:45 तक प्रसारित किया जाएगा। जी हां, आपने सही सुना है। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का अब जो नया समय है वो रात में 8:30 से 8:45 तक प्रसारित किया जाएगा। यानी ये कार्यक्रम अब 15 मिनट का होगा। और अब इसका नया समय, जो कि आपने नोट कर लिया है कि रात में 8:30 बजे हो गया है। तो कल एक नए समय में मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।